गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं 9th के कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसा 8 तक हम लोगों ने पढ़ा था, लेसन्स थे, लेसन्स में आप लोगों के कुछ पार्ट एग्ज़ाम में आया था, कुछ नहीं भी आया था, लेकिन 9th का सिलेबस 8th के सिलेबस से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर हम 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक लेसन्स होते हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, साथ में हम पोएट्री सेक्शन भी पढ़ेंगे। उस पोएट्री सेक्शन को भी अब हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। पोएट्री सेक्शन में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो ये पूरा जो पोएट्री सेक्शन होगा वो 9 मार्क्स का है और 9 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन में पोएट्री के काफ़ी सारी पोएट्री आपके कोर्स में दे रखी है, तो उसके एक्सप्लेनेशंस भी तैयार करने पड़ेंगे आप लोगों को। राइटर्स के नाम भी याद होने चाहिए आपको। और जैसा आप हिंदी में करते हैं ना, हिंदी में अक्सर आपने किया होगा कि जो पद्य का सेक्शन होता है उसको सप्रसंग व्याख्या जिसको बोलते हैं, वही अब इंग्लिश में आएगा रेफरेंस विथ एक्सप्लेनेशन या रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट। ये पूरा एक मार्किंग वाला क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होगा और उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे जो नेक्स्ट में होंगे। तो इस तरह से टोटल ये 7 to 9 मार्क्स का एक चैप्टर बनता है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक पोएम पढ़ रहे हैं, विंड। विंड यानी हवा। हवा के बहुत सारे रूप हमने देखे होंगे। कभी जो स्लोली ब्लो करती है उसको ब्रीज बोलते हैं, जो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ नुकसान पहुँचाने वाली, वो स्टॉर्म होता है। साइक्लोन होता है जो सब कुछ अपने साथ तबाह करके चला जाता है। तो विंड के हम अलग अलग पार्ट्स देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोएट्री प्रेजेंट है ये लिखी है सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती एक साउथ के तमिल के राइटर हैं, पोएट हैं और क्रिटिक भी थे सॉरी। इनकी जितनी भी जो उनकी क्रिएशंस हैं वो सभी 1 to 1 काफ़ी अच्छी क्रिएशंस हैं। लेकिन ये जो विंड है वो एक्चुअल में पोएम थी तमिल लैंग्वेज में, जिनको A.K. रामानुजन में इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब इस पोएम में पोएट कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पे पोएम प्रेजेंट हुई है। विंड अपनी लाइफ से कनेक्शन कुछ बताया है। जैसे तेज़ हवा चल रही है, हवा चलती है थोड़ी सी, अगर बहुत लाइट माइल्ड विंड चल रही है तो हम उसको ब्रीज कहते हैं, जो हमें भी बहुत सॉफ्ट लगती है, सुकून वाली लगती है और हमें भी उस विंड के साथ मज़ा आता है। लेकिन अगर हवा थोड़ी सी तेज़ हो जाती है तो अगर घर की विंडोज़ खुली हैं तो वो या तो टकराने लग जाएंगी। अगर विंडो खुली हुई हैं और हवा अंदर आ रही है तो जो हमारे शेल्फ में चीज़ें पड़ी होती हैं वो भी इधर उधर गिरने लग जाती हैं। बुक्स पड़ी होती है टेबल पे, उसके पेजेस जो हैं वो टॉर होने लगते हैं, खुलने और बंद होने लगते हैं। गेट खुला है तो गेट टकराने लगता है। तो ये जो विंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी लाइफ की सिचुएशंस के साथ में। यहाँ राइटर ये कहना चाहते हैं कि विंड और प्रॉब्लम्स एक जैसी होती हैं। किस तरह से कि जैसे हम प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में डे बाय डे कंटिन्यू आती रहती हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रांगली अपने मोटो के साथ खड़े रहते हैं, यानी उनको फेस करते हैं कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना है, उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। यानी कि जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, यानी कि कमज़ोर इंसान जो होते हैं, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हाइपर कर देती है, थोड़ी सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा उनको अनस्टेबल कर देती हैं, वो लोग जो है वो विंड जैसे आती है और चीज़ों को हिला देती है, वैसे ही प्रॉब्लम्स आती है और उनकी लाइफ को हिला के रख देती है, तितर बितर कर देती है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया था लाइफ सिचुएशंस के साथ में विंड का, कि प्रॉब्लम्स और विंड एक जैसे होते हैं। कभी छोटी होती है, कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कभी विंड हल्की हल्की बहती है, कभी बहुत स्ट्रांगली बहती है। बहुत स्ट्रांग आ गई यानी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तो सब कुछ बिखेर के चली जाती है। तो ह्यूमन लाइफ भी कुछ इसी तरह की होती है। अब यहाँ पे हम लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, यहाँ पे राइटर पोएट ये कह रहे हैं कि विंड को कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे आओ,
यानी कि ऐसे आओ कि हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। जब तुम आती हो तब इतना ज़ोर से मत आओ कि जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के जो शटर्स हैं वो टकराने लग जाएं, यानी खुलने बंद करने लग जाएं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग जाएं। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर का मतलब यहाँ होता है बिखर जाना। जो पेपर्स टेबल पे पड़े हैं या घर के अंदर जो पेपर्स पड़े हैं उनको तुम जैसे ही आती हो बिखेर के रख देती हो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो बुक्स शेल्फ में रखी है, अगर तुम तेज़ बहती हुई आती है तो जो बुक शेल्फ के अंदर पड़ी हुई है वो सारी नीचे गिर जाती हैं और बिखर जाती हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो वहाँ पर तुम इतनी तेज़ बहती हुई आती हो तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है सबको नीचे गिरा देती हो और सब कुछ टूट फूट जाता है। तो यार राइटर लाइफ के साथ उसको इमेजिन करके ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तुम धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आते हो तो हम तुम्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और बहुत अच्छे से फेस कर लेते हैं। अगर तुम बहुत ज़ोर से आते हो, यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आते हो, तो उसको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, कितना भी वाइड आपके सामने प्रॉब्लम आके खड़े क्यों नहीं हो गई हो, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम को फेस करना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फेस नहीं कर लें। हमेशा उसको स्ट्रांगली फेस करना चाहिए, तभी वो हमारे सामने कमज़ोर बन के खड़ी रहती है। तो यहाँ पे विंड और प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर पोएट चल रहे हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। टोर होता है फाड़ देना या फट जाना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। जो तुम बहती हुई आई और बुक शेल्फ से बुक्स नीचे गिर गई हैं और हवा से जो पेजेस टोर होने लग गए, यानी कि हिलने लग गए हैं, उड़ने लग गए, उससे जो पेजेस हैं वो टोर हो गए, फट गए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन। और अपने साथ तुम फिर से एक तेज़ बारिश भी लेकर आ गई हो, यानी कि लाइफ में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। यहाँ विंड को कहा जा रहा है, जैसे लाइफ में भी मुसीबत उन्हीं को लगती है, प्रॉब्लम्स उन्हीं को ज़्यादा दिखाई देती है जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं। यानी कि प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम सुबह उठते ही अगर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लग जाएं तो अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉयली नहीं जी सकेंगे। तो यहाँ पर राइटर से कह रहे हैं कि तुम उन कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाती हो जो तुम्हारे सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे एक तेज़ हवा चल रही है, बुक है, बुक वीक है तो वो नीचे गिर गई, उस बुक खुल गई तो उसके पेजेस जो कि बहुत कमज़ोर हैं वो फड़फड़ाने लगे, उड़ने लग गए और उड़ते उड़ते वो फट गए। तो लाइफ भी कुछ इसी तरह की होती है कि प्रॉब्लम्स जब लाइफ में आती हैं तो आप उसका अगर सामना करते हो स्ट्रांगली तो वो आपको कोई भी नुकसान नहीं करेगी। आप उसको फेस करते हो तो उसमें आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, आप उसको अच्छे से उसको फेस कर लेते हो और उसमें से बाहर निकल आते हो। लेकिन हर छोटी प्रॉब्लम अगर आप माइंड करते हो तो वो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करती जाती है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाती जाती हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts। अब यहाँ फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। जब आपने देखा होगा अभी भी न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में बारिश है या तेज़ हवा चलती है, तो जब भी हम ये सारी चीज़ें न्यूज़ में देखते हैं ना तो न्यूज़ में एक चीज़ बोली जाती है, इतने घर उड़ के चले गए या बिखर गए, टूट गए या पानी के साथ बह गए। तो विंड जो है या हर कोई चीज़ जो होती है वो जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उसी पे अपना फोर्स डालती हैं। जो स्ट्रांगली खड़ी होती है उसको कोई भी नुकसान वो नहीं पहुंचाती। अक्सर आपने देखा होगा जो जितने भी कच्चे घर होंगे वो तेज़ हवा आने से झोपड़ियाँ जो होती है वो उसका या तो रूफ उड़ जाता है या खुद नीचे गिर जाती हैं, तेज़ बारिश में वो नहीं खड़ी रह पाती।
तो यहाँ पर राइटर कहता है कि लाइफ में जो लोग कमज़ोर होते हैं उन्हीं को ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे बताया भी है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, वही घर टूटते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तेज़ हवा के आने से वही डोर्स टूटते हैं जो कमज़ोर होते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स क्रम्बलिंग वुड्स, यानी पेड़ भी वही गिरता है जो कमज़ोर होता है। अब यहाँ पर उन्होंने फिर से ह्यूमन को जोड़ दिया, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। हार्ट्स भी वही कमज़ोर, जो कमज़ोर होंगे उन्हीं हार्ट्स पर जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक करेगी। जो इग्नोर करना जानते हैं या उनको फेस करना जानते हैं उनके साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। The wind god winnows and crushed them all. He wouldn't do what you tell him. यहाँ पर कह रहे हैं जैसे हम विंड को भी भगवान मानते हैं ना, कि हमारे शास्त्रों में लिखा होता है कि इंद्र देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता है। तो यहाँ पर भगवान से हम प्रे करते हैं कि हे भगवान, ये जितना भी कुछ आप तहस नहस कर रहे हो इसको बिखेरो मत, देखो आपने कितना ही नुकसान कर दिया है। तो यहाँ पर जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो इंसान भगवान को याद करने लगते हैं। So come, let's build strong homes. Let's join the door firmly. Practice to firm the body. अब यहाँ पर फिर से एक लाइन कही जा रही है, तो आइए हम ऐसे घर बनाते हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे डोर्स बनाते हैं जो मजबूत है, यानी कि हम ऐसा अपने अंदर की जो सोल है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से डरे नहीं, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करने में हेजिटेट नहीं हो। छोटी प्रॉब्लम, हम सुबह उठते ही हमारी प्रॉब्लम्स जो लाइफ की स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम वहीं से सिर पकड़ के बैठ जाएं तो पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर अगर हम ये कोशिश करें कि नहीं, आज हमारा जो पूरा दिन है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए चलते हैं और दिन हमारा अच्छा निकलेगा, हम इस पॉजिटिविटी के साथ जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वो 100% फुल ऑन जाता है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, यहाँ स्टेडफास्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग। अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हर प्रॉब्लम से फेस करने की एबिलिटी रखिए। डू दिस and the wind will be friend with us. The wind blow out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. अब यहाँ पर बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप अपने हार्ट को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। अब यहाँ पर विंड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आपने देखा होगा एक दिया, जब एक दिया जलता है और आप उसको बाहर हवा चल रही है और आप अपने आंगन में उस दिए को रख दीजिए तो फटाफट से बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ है, जो दिए की जो लौ है वो बहुत कमज़ोर है। वहीं पर ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लॉरिश। वहीं पर जब आपने सुना होगा न्यूज़ में अक्सर कैलिफोर्निया के जो जंगल है वहाँ पे अक्सर आग लगती है। वो आग को बढ़ाने वाला कौन होता है? उस आग को फैलाने वाला कौन होता है? उस जो फायर लगती है ना वहाँ जंगलों में, उन फायर्स को आगे बढ़ाने का काम विंड करती है। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अगर आप वीक हैं तो आपको हर कोई बुझा के चला जाएगा। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल विंड का दिया, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो दिए जैसी रोशनी होती है, जो दिए जैसी लौ होती है, उसको विंड आसानी से बुझा देती है। वहीं पर जो एक स्ट्रॉन्ग फायर निकलती है, एक बड़ी आग निकलती है, उसको वो और ज़्यादा लाउड करती है, और ज़्यादा फ्लॉरिश करके आपकी फ्रेंड बन जाती है, यानी कि अपने साथ उसको लेकर उड़ा लेती है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को अपना फ्रेंड बनाना सीखिए, यानी कि ये अपनी लाइफ का हिस्सा है। अगर हम अब जैसे अभी हम कोरोना के टाइम से निकल रहे हैं, अगर हम हाथ मुंह बांध कर घर के अंदर कंप्लीट बैठ ही जाएं अपने सारे काम छोड़ के, तो शायद अगर पेरेंट्स काम करना छोड़ देंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों को तो घर में रखा है, लेकिन पेरेंट्स तो बाहर निकल रहे। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये अपनी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। हम इसके साथ रहना सीख चुके हैं।
हमें पता है कि हमें खुद को प्रिकॉर्ड करके आगे चलना है, अपने प्रिकॉशंस को रखते हुए हम अपने आगे बढ़ सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं, इसको फेस कर सकते हैं। His friendship is good, he praise him every day। अगर आप इन सब चीज़ों से दोस्ती कर लेते हैं तो ये अच्छी है और आप इसके दिन ब दिन इसको प्रेज करेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे, इसको गुड कहेंगे। यानी कि लाइफ जो है वो विंड की तरह है, जब ब्लो करती है, धीमी धीमी चलती है तो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बहने लगती है तो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यानी कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप कैसे फेस करते हैं, क्या करते हैं, तो ये आपके अपने कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आपके अपने मनोबल पे। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हार्टली बहुत स्ट्रांग है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं करती। अक्सर बच्चे जब होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे होते हैं तो एक बड़ा लॉन्ग आंसर आ गया, सीधा दिमाग में क्या एक स्ट्रक्ट आता है और ये तो 1 पेज का आंसर है, कैसे लर्न होगा। लेकिन वहीं पर जो क्लास के टॉपर्स होते हैं वो उस 1 पेज को भी आसानी से लर्न कर लेते हैं। यानी उस एक पेज में आपको प्रॉब्लम नज़र आई, लेकिन उस 1 पेज के भी हम 3 टुकड़े करके या 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसके पॉइंट्स बना के कैसे भी, ये अपना सॉल्यूशन है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ लोग होते हैं हाथ खड़े करके आ जाते हैं कि नहीं ये हमसे लर्न नहीं हुआ क्योंकि ये तो बहुत बड़ा था, कोशिश की नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करते रहना है, वो एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा। हमने काफ़ी इंस्पिरेशनल पोएम पढ़ी है आज विंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या तो लिंक में आपको आ जाएगा कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखना है, या फिर मैं वीडियो के थ्रू ही आपको समझा दूंगी कि कैसे इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी, अब तक की जो आपकी क्लासेस थी मैथ्स की, वो पायल मैम ले रहे थे। इसके बाद का जो है वो मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी। अभी तक जो आपका चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, लेसन नंबर 1, इसमें अभी तक आपने पढ़ लिया था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के लिए पता कैसे चलेगा कि कोई भी नंबर देख करके कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो जो भी नंबर को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ द रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी समटाइम ऐसा होता था कि डेसिमल एक्सपेंशंस अकर होते थे। जैसे कोई नंबर आपके सामने लिखा है, अगर 2, 3, 4 इस तरीके से कुछ भी लिखा है तो उसको तो आप क्या ही देते हो कि ठीक है, हाँ दिस इज़ 2/1, कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ द रैशनल नंबर। 3 is also a rational number, but whenever we see 1.5 कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या, तो हम कैसे चेक करते हैं, पॉइंट हटाया बाय 10 p/q में लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। या फिर ये कहे कि समटाइम कहीं लिखा हुआ है 1/2, p/q का फॉर्मेशन है, आपको इसको लिखना है प्योर फॉर्म में, एक नॉर्मल नंबर के रूप में लिखना है। दिस इज द p/q फॉर्मेशन। जब आप इसको रियली डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यू विल गेट 0.5। तो इसका मतलब क्या है, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, जिसका आंसर आ रहा है आपका 0.5। तो डेसिमल एक्सपेंशन एंड द p/q फॉर्म दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। जब हम किसी कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन में हेड और टेल दोनों होता है, तो उसी तरीके से p/q है उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम p/q में लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर 1 भी लिखा है तो हम इसको 1.0000 कितने भी ज़ीरो लगा करके इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर्स दे रखे थे, वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, देख करके हम बता सकते हैं कि p/q में लिख सकते हैं या नहीं, वहाँ से रैशनल नंबर फाइनल हो जाता है। लेकिन जब भी डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जाती है तो हर डेसिमल एक्सपेंशन ज़रूरी नहीं कि p/q फॉर्म में लिखा जा सके, या फिर ये ज़रूरी नहीं कि वो रैशनल नंबर हो ही। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं आपके, वो कितने टाइप से होते हैं, मैं शॉर्टली आपको सम अप कर देती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं, बट स्टिल डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है आपका, वो 2 टाइप के होते हैं आपके, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
अब टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? व्हेनेवर यू डू डिवाइडेशन, जब भी आप डिवाइडेशन करते हैं तो पर्टिकुलर एक आंसर आता है। जैसे 6 को आपने डिवाइड किया 3 से, व्हाट यू विल हैव 3 2 ज़ा 6 और रिमाइंडर जो आपका बचा वो 0 बचा और 2 इज द आंसर। आपने 6 को डिवाइड किया 3 से, यू गेट 2। तो यहाँ पर डिवाइडेशन फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहाँ पर भी डिवाइडेशन कंप्लीट हो रहा है, या फिर ये तो डेसिमल में था ही नहीं, अगर हम डेसिमल का एग्जांपल लेते हैं तो लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया 21 जैसे मान लेते, ठीक है। 21 को डिवाइड करना है मुझे 4 से, मतलब 21/4 को सॉल्व करना है। तो 4 5 ज़ा 20, क्या आया है रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर एक 0 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2, रिमाइंडर इज 2। अभी तक भी डिवाइडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो 2 आया। अब यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। तो हम जानते हैं 4 5 ज़ा 20, तो 20 में से 20 गया तो 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आते ही हम कहेंगे कि हमारा जो डिवाइडेशन वो कंप्लीट हो गया है, और एट द एंड जो हमारे पास 21/4 का जो आंसर आया है दैट इज 5.24। तो जब भी आपका डिवाइडेशन कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स जो भी आंसर आपका आया है दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग यानी कि कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आ चुकी है, व्हेनेवर डिवाइडेशन इज कंप्लीट, डिवाइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो वो टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है आपका टर्मिनेटिंग। या फिर इसको कहे कि सिंपल ये नहीं पता होता, ये चीज़ कहते हैं 5.24 यहाँ पर स्टॉप हो गया है, आगे ना तो डॉट डॉट लगाया है ना ऊपर बार लगाया है, ना ऐसा कहा है कि यहाँ पर नंबर चलते ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। 24 पे स्टॉप हो रहा है, डिवाइडेशन कंप्लीट, दैट मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूं तो क्या रहेगा ये, लाइक 1.24, 2.96 एनीथिंग, जहाँ पर आगे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे या फिर कंटिन्यू में नहीं चल रहे, जहाँ पर एक स्टॉप आ गया कि नहीं इसके बाद नंबर्स नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमारा डिवाइडेशन का कोई स्टॉप ही नहीं है, हम डिवाइड करते जा रहे हैं, फिर भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। ये कौन सी चीज़ होती है, जैसे आपने कभी किया होगा 1/3 को जब आप सॉल्व करते हैं तब क्या सीन होता है, वहाँ पर 1/3 मतलब 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 1 तो छोटा है तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने 0 टाइम एंड देन डेसिमल लगा दिया, 0 टाइम तो ये 0 और ये 1, डेसिमल लगाते हैं यहाँ पर 10 हो गया, तो 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 आ गया, सेम प्रॉब्लम, 1 आया है, 1 छोटा है, हमने 10 लगाया, 3 3 ज़ा 9, अगेन रिमाइंडर इज 1, डेसिमल है तो 0 लगा सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 1। तो इस तरीके से मैं जितनी भी बार करूँगी डेसिमल का 0 यहाँ लगाऊंगी, 10 आएगा, 3 3 ज़ा 9, माई आंसर वुड बी 3 3 3 3 3। तो 1/3 का मेरा आंसर क्या है, 0.333333। मैं नहीं बता सकती एग्जैक्ट कि लास्ट ये 3 कहाँ तक चलेगा, अप टू द इन्फिनिटी। तो 3 आपका रिपीट होता जा रहा है, आंसर में 3 के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा है। तो या तो हम इसको लिखें 0.333 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स में डिफाइन करेंगे, या फिर 0.33 बार। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आगे चलता जा रहा है। तो इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, आंसर आपका रिपीट होता चला जाता है, या फिर रिपीट नहीं भी हो रहा है तो फिनिश नहीं हो रहा है जहाँ डिवाइडेशन, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जहाँ पर भी डिवाइडेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है दैट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के यूँ तो हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ भी पॉसिबल है, या तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर कहा था 0.33 बार या फिर 0.44 बार, इस तरह के जो बार वाले एक्सपेंशंस हमको दिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस, या फिर 0.1234 डॉट डॉट डॉट, या फिर
मतलब आगे नंबर चलता जा रहा है, हमको नहीं पता नेक्स्ट नंबर क्या है, इस टाइप के, या फिर 1 2 3 और नेक्स्ट में आ रहा है 7 8 6 कुछ भी। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो रिपीट होगा या नहीं होगा, लेकिन डिवाइडेशन आपका चलता जाएगा, एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो ये आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग वापस आपके जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें तो इस तरीके से रिपीट वाली कंडीशन आती है, जिसमें आप बार लगा सकते हो, जैसे 3 ही रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 3 3 ओनली 3 आ रहा है, फिर 4 ही आ रहा है, तो वो होते हैं आपके रिपीटिंग, या फिर उसको कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग या फिर, और दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। ठीक है, जिसमें रिपीट नहीं हो रहे, जिसमें रिपीट हो रहे हैं रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने कहा 0.3 बार जहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, जैसा कुछ ऐसे रैंडम सा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 1.123 बार। तो जहाँ पर भी बार लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है तो ऐसा लिखा हुआ है 2.32 32 डॉट डॉट डॉट। तो आपने को समझ आ गया 32 32 डॉट डॉट डॉट, तो 32 32 ही रिपीट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज ऑल्सो रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब वी कांट से कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, बस रैंडम सा है 1.1 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नंबर्स आ रहा है जहाँ पर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, फिर भी डिवाइडेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स दैट इज नॉन रिकरिंग। फिर आपका रिकरिंग में भी दो टाइप का आ जाता है। आपका जो रिकरिंग वाला है या फिर रिपीटिंग वाला है, रिकरिंग वाला का है वो दो टाइप का हो जाता है, एक तो प्योर रिकरिंग या फिर दूसरा आता है मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग, ओके। प्योर रिकरिंग में क्या होता है कि प्योर रिकरिंग यानी कि एक पर्टिकुलर, जैसे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर से सारे रिपीट हो रहे हैं, दैट इज प्योर। मतलब जैसे हमने लिखा है 3.44 बार, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 44, तो ये 44 ही रिपीट होता चला जा रहा है, तो दैट इज 3.444444 डॉट डॉट डॉट। ये 3 डॉट्स का मतलब ये आगे चलता जा रहा है। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स प्योर रिकरिंग है ये। और मिक्स रिकरिंग का मतलब ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे के सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे रैंडम से कोई नंबर ले लिया मैंने 5.234 बार, ऐसा कोई नंबर है जिसके भी ऊपर बार लगा हुआ है वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर 5.23 इसके ऊपर बार नहीं, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है 5.234 पर बार है तो 4 रिपीट हो रहा है, 4 नेक्स्ट नंबर इज ऑल्सो 4 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ओनली 4 रिपीट हो रहा है, लास्ट का जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या, पूरे पॉइंट के बाद जितने नंबर है सब पे बार लगा हुआ है, तो प्योर रिकरिंग सिर्फ कुछ पर बार लगा हुआ है, मतलब सारे के सारे पे बार नहीं लगा हुआ है, तो वो आएगा आपका मिक्स रिकरिंग का। प्योर रिकरिंग का एक्सपेंशन जो था P/Q की फॉर्म में, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे 1.32 is your question and you want to do the convert it into P/Q form. P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट थिंग आप करते थे let x is equal to 1.32 बार एंड आपको कन्वर्ट करना है P/Q में, तो आप देखते थे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर तक बार लगा हुआ है, 1 into 2 नंबर्स तक बार लगा हुआ है, तो आप क्या करते थे 2 नंबर्स तक बार यानी 1 के आगे 2 0 लगाओ यानी कि 100, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे 100x से। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई किया है 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100x दैट इज इक्वल टू 1.32 बार को 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब बार नहीं होता, सिर्फ 1.32 होता, आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता। तो क्या करते हैं आप, या तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी सीन यहाँ पर रहता है, जो तरीका आप यूज़ करते हैं, यहाँ से ये हट गया तो क्या आया 132,
तो यहाँ पर क्या हो, पॉइंट जो पहले यहाँ था वो यहाँ आ गया। अब जैसे मैंने किया 2.432, ऐसा कोई क्वेश्चन है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है आपके पास, 1 2 3 1 2 1 2 1 0 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 243.2। तो पहले क्या क्वेश्चन था 2.432, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 243.2। तो वेन एवर यू डू द मल्टीप्लाई विद 100 तो क्या हो रहा है, कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, तो आपका पॉइंट जो है 1 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया 2 प्लेस आगे, तो ये हो गया 243.2। यही मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती तो आपका 1000 में कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, तो आपका पॉइंट जो है, और जैसे 2.432 मल्टीप्लाई विद 1000, तो मैं क्या कह रही हूँ कि 1000 में कितने जीरोज, 1 2 3, तो आपका पॉइंट जो है वो 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 एंड हियर इज द पॉइंट। तो 243 पॉइंट, इसके बाद कुछ नहीं है तो वी विल डू द 0। तो आपका आंसर आया 2432। चेक करके देख लो, यही आंसर आएगा। तो सेम एज, और अगर डिवाइड करते तो डिवाइड, मल्टीप्लाई किया तो ये, डिवाइड किया तो पॉइंट जो है जितने भी जीरोज उसमें है उतना प्लस आगे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब ये तो बात हो गई आपकी रिकरिंग की। उसके बाद जो है आपका मिक्स रिकरिंग जो आता है, मिक्स रिकरिंग में आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है मिक्स रिकरिंग का। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, एग्जांपल देखते ही आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से ही कर लोगे। जैसे मैंने ले लिया क्वेश्चन, आपकी बुक का ही देती हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा। जैसे मिक्स रिकरिंग का एग्जाम्पल है आपका, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 ले लिया मैंने। इसमें आपको कहा है 0.36 बार को कन्वर्ट करना है। आपको कहा है क्वेश्चन 0.36 बार, ऐसा क्वेश्चन दिया और कहा कि कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। यहाँ पर बार जो है ओनली 6 पर है, पूरे पर नहीं है, तो क्या होगा, पहले तो ये चेक करो कि है ना पॉइंट के बाद कितने नंबर तक बार लगा हुआ है, 1 and 2 नंबर्स तक बार लगा हुआ। जो चीज़ हम उसमें भी करते थे, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 के आगे 2 0 लगा, दैट इज 100। फर्स्टली कंसीडर करो, लेट x इज इक्वल टू 0.36 बार। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स तक वो लगा हुआ है बार, तो 2 नंबर्स तक लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद 100 तो हो जाएगा 100x, दैट इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो इसका मतलब 100 में 0 कितने, 2 zeros, तो पॉइंट्स आपके 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट शुड बी हियर, तो ये होना चाहिए 36। मैं आगे वाला 0 लगाऊँ या नहीं लगाऊँ एक ही बात है। अब 36 बार है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट थिंग इज दैट 0.3666 डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। अब 2 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, मतलब पॉइंट यहाँ पर जाएगा 36.66, चाहे तो 66 इस तरीके से लिखो, अदरवाइज आप बार भी लगा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सेम हैं, आप चाहे वो लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज 100x, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। अब क्या है, पूरे पर नहीं है, इसीलिए आपको एक स्टेप नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं, हमको क्या चाहिए, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हमको चाहिए नहीं, पॉइंट के बाद हमको सिर्फ 0 0 चाहिए। इसमें भी पॉइंट के बाद 36 बार है, इसमें 66 आ रहा है, माइनस करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखना है कि कितने नंबर्स पर बार नहीं लगा हुआ है, 1 पर नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे एक 0 लगाएंगे, यानी 10। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10, तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, अब इसको 10 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 0.36 बार को 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा 3.6 बार, तो ये हो गया 3.6 बार। ये हो गई इक्वेशन 3। पॉइंट के बाद भी प्योर बार आ गया, पॉइंट के बाद भी प्योर बार है हमारे पास। हमको चाहिए पॉइंट के बाद वाले नंबर 0, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो पॉइंट के बाद 0 0 आ जाएगा। 6 बार का मतलब क्या, 6 6 6 6 चलता जा रहा है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा, 100x माइनस 10x
और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 90x, दैट इज इक्वल टू ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, 36 में से ये माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 66 666 लास्ट तक चल रहा है और इसमें भी सेम है, तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा और आगे भी 0 0 चलता रहेगा। 36 में से 3 गया तो 6 में से 3 गया 3, तो आंसर इज 33.000। पॉइंट के बाद अगर जीरोज आ रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो आपका इक्वेशन 90x इज इक्वल टू 33 आ रहा है, 33.000, चाहे इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। नाउ x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो, अदरवाइज यहाँ तक भी करेक्ट है। 3 3 = 9 और 0, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9 और 0, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x। x क्या था आपका 0.36 बार, तो 0.36 बार दैट इज इक्वल टू 11/30। दैट्स द आंसर। मिक्स रिकरिंग में इस तरीके से करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने रहेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, बहुत दिन हो गए इस लेसन को चलते हुए, बट आपको बड़ा है लेसन, लेंदी है, आप इसको समझना। मैंने मैटर्स इन सराउंडिंग का पार्ट 5 लिया है, पार्ट 4 कल कंटिन्यू किया था। इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन दोनों की हमने डिफरेंस टेबल देखी थी। टेबल के बाद हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें मैंने एक एक्टिविटी शो की थी आपको। एक्टिविटी में लिया था टेस्ट ट्यूब, चाइना डिश वगैरह, ये सब चीज़ें देखी थी। अब आपको रिमाइंड हो जाएगा, इसलिए रिवाइज कर रही हूँ मैं। अब उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, कंक्लूजन क्या था उस एक्टिविटी का। देन नेक्स्ट यहाँ तक देख लिया था, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब हम लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से इवापोरेशन की रेट इंक्रीज और डिक्रीज होती जाती है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। यहाँ पे एक ग्राफ शो किया है आपको, इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए, रिमाइंड रखने के लिए आपको ये ग्राफ, मैं कहती हूँ हमेशा फ़ोटो क्लिक कर लो अपनी आंखों में, ताकि आपको एक ग्राफ एग्जाम में याद आ जाए कि इस तरह का ग्राफ था, जिसमें यहाँ पर लोअर टेम्परेचर था, यहाँ हायर टेम्परेचर था, यहाँ एनर्जी कॉन्फिशिएंट टू एस्केप थी, ये सब चीज़ें हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये सब डायग्राम याद रहेगा तो आप इसको एक्सप्लेन ईजीली कर पाओगे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे बता रहा है कि इवापोरेशन की रेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से चीज़ें, फैक्टर है जो अफेक्ट करती है। यहाँ पे दे रखा है फैक्टर्स ऑफ पार्टिकल दे रखा है। पार्टिकल्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। जैसे जैसे लोअर टेम्परेचर होगा तो वो वापस डाउन चला जाएगा ग्राफ। लोअर टेम्परेचर में रेट ऑफ इवापोरेशन कम होता जाएगा। तो ये चीज़ें ग्राफ की तरह से आप समझ सकते हो। मैं सीधा ले लेती हूँ, सीधा फर्स्ट पॉइंट हमारा है सरफेस एरिया। जूम कर देती हूँ, और सरफेस एरिया, इवापोरेशन इज अ सरफेस। आपको बुक में क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ नहीं भी दिख रहा हो तो इसको आप वहाँ से समझ सकते हो। Evaporation is a surface phenomenon, hence the rate of evaporation increase on increasing surface area. For example, drying the wet clothes, we spread them in air and evaporation of water is faster when it is kept in a plate as compared to the water which is kept in a glass. ये सब यहाँ दिख रखा है। This is because greater area help in escaping of a large number of particle from the surface। मतलब ये कि डिपेंड करता है कि आप किसी लिक्विड को किस कंटेनर में पोर कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में पोर कर रहे हो। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी माइंड में। फिर भी हम दो चार लाइन इसकी पढ़ लेते हैं, रीडिंग लगा देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सरफेस एरिया है जो कि
इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट करता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंटेनर यूज़ कर रहे हो। अगर आप टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हो तो उसका वाटर जो इवापोरेशन है वो कम होगा, चाइना डिश में उसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, स्प्रेड देम इन एयर, वेट क्लोथ्स। मैं इसी लाइन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप अपने गीले कपड़ों को या वेट क्लॉथ्स को जितना फैला के सुखाओगे वो उतना जल्दी ड्राई हो जाएंगे। अगर आपने उनको मिक्स करके डाल दिया है या डबल टिबल करके डाल दिया है, उसकी लेयर्स ज़्यादा डाल दिए, तो वो उतना ही टाइम लेगा सूखने में, ड्राई होने में। तो ये चीज़ सेम है कि अगर आपने उसका सरफेस एरिया ज़्यादा फैला के रखा है तो वो क्या करेगा, वो वाटर अमाउंट सनलाइट की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो वाटर इवापोरेट होने लग जाएगा। फर्स्ट क्लियर हो गया होगा सरफेस एरिया। सेकंड में ले लेती हूँ आपका टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवापोरेट इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, जल्दी समझ में आ जाता है। अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर इवापोरेट मोर रैपिडली देन अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। सीधी सी बात है, अगर आप किसी ग्लास में या किसी बाउल में गर्म पानी को रखते हो तो वो जल्दी इवापोरेट होगा, उसकी जल्दी भाप निकलेगी। आपने देखा, कभी नहीं देखा होगा कि ठंडे पानी में से भाप निकल रही है। ठंडे पानी में से जो निकलती है वो उसका वो होता है, जब फ्रीज में से कोई चीज़ बाहर रखते हो तो उसमें से थोड़ी सी स्टीम निकलती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आइस क्यूब का या बॉटल का पानी में जो फ्रीज से निकाली है उसका कम होता है। तो ठंडी चीज़ें जो होती है वो धीरे धीरे इवापोरेट होती है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ें। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, ग्लास ऑफ हॉट वाटर इवापोरेट मोर रैपिडली देन अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। एज इट क्लियर फ्रॉम द फिगर 1.19 द डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स। आपने आगे 1.19 बुक का इमेज देख लेना, आप वहाँ से बता रहा है टुवर्ड्स लाइट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर, देयरफॉर द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी मैं बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ को आप हीट करते हो, कहीं पर आयरन की रॉड आपने गर्म करने रखी है तो हर एक किसी भी मैटर का हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल क्या होता है, गर्म होता है। आपने चम्मच का, स्पून का एक सिरा गैस पे रखा होता है, धीरे धीरे वो पूरा स्पून गर्म होने लगता है। आप सब्ज़ी के पैन के ऊपर या कभी भी कढ़ाई का हैंडल वगैरह देखते हो तो सारी चीज़ें, मतलब पूरा कंटेनर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एक मॉलिक्यूल हीट होगा, उस मॉलिक्यूल के हीटिंग से वाइब्रेशन होगा, जैसे ही वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा उसके पास वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। जैसे जैसे एक एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन की वजह से कंटिन्यू सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से स्पून का एक एंड आप गैस के बर्नर पे रखते हो, पर रिजल्ट ये मिलता है कि स्पून का आखिरी एंड जो गैस पे रखा हुआ नहीं है वो भी आपको हीट मिल जाएगा। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। More therefore the rate of evaporation increase. In other words, we can say that with increase of temperature, particle acquire more energy to overcome the force of attraction. Thus, particle escape from the surface the greater case. मैंने यही बात बताई। टेम्परेचर आप इसको एक लाइन में याद रखो कि जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो जल्दी इवापोरेट होता है, और जिसका टेम्परेचर डाउन होता है वो इवापोरेशन में टाइम लेता है, टेकन टाइम। थर्ड लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। ये भी डिपेंड करता है, ये चीज़ उसमें नहीं आई थी एक्टिविटी में। इंटर पार्टिकल फोर्स यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के बीच में वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके बीच में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इवापोरेशन की रेट क्या होगी। The process of evaporation of liquid is also related to the strength of the attractive force between the particles of the liquid. For example, फिर से एग्जाम्पल दिया, हर चीज़ एग्जाम्पल से जल्दी क्लियर हो जाती है। Ether evaporate more rapidly than ethyl alcohol, while ethyl alcohol evaporates quicker than water. It is because of interparticle attractive force in this liquid are in the order. Ether, alcohol, ethyl alcohol जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल और ईथर। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ऐसे ही कंटेनर में रख दो तो वो बहुत ही विद इन सेकेंड्स में वो इवापोरेट हो जाएगी। डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा अमाउंट में उस कंटेनर में रखा है। थोड़ा सा ईथर आपने किसी डिश में रख दिया है तो वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। गायब मतलब इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल का जो फोर्स होता है वो अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पे जो लाइन दे रखी है
वाटर का मॉलिक्यूल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल और ईथर। ये चीज़ें जो होती है यहाँ पे दे रखा है, ईथर इवापोरेट मोर रैपिडली। ईथर को आप अगर रखोगे तो वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद इथाइल अल्कोहल को रखोगे, इवापोरेट क्विकर, वो उससे भी जल्दी तेज़ी से होगा। और देन वाटर, मतलब ये कि जैसे मैं और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, नेल पॉलिश वगैरह आप लगाते हो, नेल पॉलिश के बाद जो नेल पॉइंट रिमूवर होता है उसको जब भी आप लगाते हो ना तो वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। जैसे आप कॉटन बॉल पे लेके उसको नेल्स पे लगा रहे हो, लगाते लगाते ही वो इवापोरेट हो जाता है बहुत जल्दी, स्टीम या इवापोरेट यानी वेपर बन के उड़ जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स कम होता है, जिसमें कम होगा वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। उसको इवापोरेशन के लिए ज़्यादा टेम्परेचर और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे एक शो किया है कि सबसे ज़्यादा किसकी है? वाटर की, इससे थोड़ी कम किसकी? इथाइल अल्कोहल, और सबसे कम ईथर की। इसलिए ये उस तरह से इवापोरेट होंगे। ह्यूमिडिटी, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, बार बार बताती हूँ, वाटर अमाउंट जब एयर में प्रेजेंट होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू hold water is defined at a certain temperature or weather condition. Air can hold a certain amount of water vapor, therefore when the air is less humid it can accept more water vapor from its surrounding. वही चीज़ें जब रेनी डेज होते हैं तो किसी भी चीज़ को आप धूप में भी रखते हो तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की जो विंड स्पीड या वहाँ का जो हवा होती है या वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसमें ऑलरेडी वाटर अमाउंट प्रेजेंट होता है। तो वाटर अमाउंट प्रेजेंट होने से उन चीज़ों को ड्राई अप होने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिया इसने, वी स्वेट अ लॉट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। हमको सबसे ज़्यादा स्वेट, पसीना कब आता है? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अभी जैसे है, अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? रेनी सीज़न, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा चिपचिपा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो वो ह्यूमिड वेदर की वजह से होता है, क्योंकि अभी एयर में वाटर अमाउंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्वेट आता है। हॉट, गर्मी के दिनों में भी पसीना ज़्यादा आता है पर वो ड्राई भी हो जाता है, सूख जाता है पसीना। क्यों? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन ज़्यादा ही होगा, बट अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो वापस जो स्वेट हमें हुआ है वो ड्राई अप नहीं होता जल्दी। इन रेनी सीजन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई सो इस टेक मोर टाइम टू ड्राई द क्लोथ्स। ये चीज़ बार बार आ गई, वापस है वही है, रेनी सीजन में कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट, फिफ्थ फैक्टर्स है ये सारे जो इवापोरेशन की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, ये जो कंटिन्यू मैं पढ़ा रही हूँ वो इवापोरेशन की रेट को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं। इसमें है स्पीड ऑफ विंड, यानी विंड की स्पीड भी डिपेंड करती है कि इवापोरेशन किस रेट से होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड, यानी कितनी तेज़ गति से वो विंड, हवा चल रही है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड कॉजेज वाटर वेपर पार्टिकल इन टू मूव अवे विद द विंड। ज़्यादा हवा चलेगी क्लोथिंग मटेरियल या जो भी वेट क्लोथ है या वेट मटेरियल है उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो जब भी एयर ब्लो करेगी, विंड होगा तो वो क्या करेंगे? उसके अंदर से वाटर वेपर पार्टिकल को मूव कर देंगे, निकाल देंगे, वही चीज़ की वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, यानी जब जिन दिनों में हवा ज़्यादा तेज़ चलती है उन दिनों में कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। मतलब विंड या विंड की स्पीड भी अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट लास्ट ले लेते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द लिक्विड हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव मोर टेंडेंसी टू इवापोरेट। टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, नेचर, बिहेवियर। नेचर ऑफ लिक्विड यानी डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर कौन सा है। कौन सा लिक्विड है जो जल्दी इवापोरेट होता है, कुछ लिक्विड होते हैं जो धीरे धीरे इवापोरेट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इवापोरेशन की रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज। उसमें से लास्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। उसके बाद ख़त्म हुआ ये नेचर और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ तक है इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। आप इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है, फिर भी इसमें
और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने, गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स दे रखे हैं, वो सब पढ़ा था। अब अपन आज जो पढ़ेंगे उसमें ये दे रखा है कौन सी सरकार सबसे अच्छी है। वैसे आप लोग को इतने सारे पॉइंट्स बता दी तो आपका वैसे भी क्लियर हो गया होगा कि सबसे बेस्ट जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास ये पावर होता है कि हम जो चाहे काम अपनी इच्छा के अनुसार करवा सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार करवाने से मतलब है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सही होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सही होता है, तो हमारी जो इच्छाएं होती है, हमारी जो नीड्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट हमारा काम करती है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है, विच रूल इज़ बेटर देन अदर्स। ऐसे कौन सा शासन है जो सभी सरकार से अच्छा होता है। तो कुल मिला के आंसर क्या है अपना, डेमोक्रेसी है। फिर भी इसके फेवर में कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे, कौन कौन सी बातें दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे। रूल इज़ फॉर पब्लिक, ऐसा शासन जहाँ पर जनता का शासन होता है। इन सिंपल वर्ड, सामान्य शब्दों में कहा जाए, दैट रूल इज़ बेटर देन अदर्स विच इज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, नीड्स एंड आइडियल्स ऑफ द पीपल। ऐसी सरकार अच्छी होती है जो अकॉर्डिंग टू डिज़ायर, यानी कि आपकी इच्छाओं के, नीड्स, आपकी आवश्यकताओं को और आइडियल्स ऑफ द पीपल, लोगों के लिए एक आइडियल, आदर्श का काम करती हो। अ रूल और गवर्नमेंट विच कंसिडर्ड पब्लिक वेलफेयर इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट। और ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा शासन जिसमें पब्लिक वेलफेयर का मीन्स होता है लोगों की भलाई के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की भलाई के लिए जो सरकार काम करती है, वही सरकार अच्छी होती है। When we go through the forms of government discussed above in brief, we find that the structure of democracy make it more responsible towards its people than other because it is formed by the people themselves। अब आपने ऊपर बहुत अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था, किसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट्स होती है, लेकिन ऐसी सरकार जो लोगों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें लोगों का कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्ट या अपनी भी इंटरेस्ट होता है। अब जैसे हमारे देश में कुछ भी होता है, सिंपल सी बात है, हमारे देश में कोई भी ऐसा अच्छा काम होता है या कुछ भी होता है तो इसमें लोगों की ओपिनियन जानी जाती है। तो ऐसा कौन सी गवर्नमेंट में होगा, जहाँ डेमोक्रेटिक होगी, जो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलेगा, वहाँ पर ऐसा होगा। अब आप सिंपल सी बात करो, थ्योक्रेसी के अंदर हो या डिक्टेटरशिप के अंदर हो, वहाँ पर पब्लिक की ओपिनियन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। दे हैव ऑप्शन टू चेंज देयर रूलर्स, और साथ ही साथ आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर आपके जो शासन करने वाले रूलर्स है उनको आप चेंज कर सकते हो। टू पुट प्रेशर ओवर देयर रूलर्स टू वर्क फॉर देम the people in the coming issue like arguments for against the democracy, the superiority of democracy to other forms of government will be clear। सारे काम अच्छे होने के बाद भी हम देखते हैं कि जब भी कोई पॉइंट रखा जाता है तो हर पॉइंट के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। तो यहाँ पर भी हमने कौन सी सरकार अच्छी है ये तो बता दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में भी कुछ तर्क रखे हैं कि डेमोक्रेसी को अच्छा क्यों नहीं कहा जा सकता है। यानी कि इसके विपक्ष में जो तर्क रखे गए हैं हम उनको पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, उसके भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, डेमोक्रेसी लीड टू इनस्टेबिलिटी बिकॉज लीडर्स कीप चेंजिंग। इसमें आप एक वर्ड को देखिए ध्यान से, इनस्टेबिलिटी, इसका मीन्स होता है अस्थायित्व। अब देखिए इसको, डेमोक्रेसी लीड्स टू इनस्टेबिलिटी बिकॉज लीडर्स कीप चेंजिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अस्थायीपन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब हमारी सरकार अभी कोई अच्छी योजना लाती है या कुछ भी लाती है और ऐसा होता है कि हमारी सरकार गिर गई या फिर से इलेक्शन आ गए, और अभी जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बीजेपी की आ जाए, तो ये पार्टीज वाले क्या करते हैं, एक पार्टी ने कोई योजना बनाई है तो उसको चेंज करके अपनी नई योजना बनाते। तो ऐसे में क्या होता है, अस्थायित्व हो जाता है। जो योजनाएं चल रही होती है कभी कभी वो पूरी नहीं हो पाती है और उसकी जगह पर नए लीडर्स आते हैं, वो अपनी योजनाएं रख देते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। और क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये लोग क्या करते हैं, जब भी चुनाव होता है तो अपना अपना पावर सिद्ध करते हैं।
जो पार्टी बीजेपी है तो वो सोचेगी कि मैं पावरफुल रहूँ, कांग्रेस तो वो सोचेगी, अदर पार्टीज हो, चाहे आप हो, बहुजन पार्टी हो, अदर रीजनल पार्टीज हो, सभी अपने अपने क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं और अपना पावर शो करते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, कोई उत्तरदायित्व रह जाता है, कोई नैतिकता उसमें नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले एज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे फर्स्ट बात इसमें ये आती है कि यहाँ पर जो कोई भी नीति निर्णय लिए जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस लास्ट प्रोसेस तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिले इज मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद वह डिसीजन लिया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में एग्जांपल दे रखा है, आपकी क्लास की कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले अपनी प्रॉब्लम्स को किसको बताते हो, क्लास मॉनिटर को बताते हो, क्लास मॉनिटर जाके फिर क्लास टीचर को बताता है, क्लास टीचर फिर आपके प्रिंसिपल मैम को बोलते थे। यानी कि ये क्या कर रही है, एक प्रोसेसिंग पूरी चल रही है। जब तक ये प्रोसेसिंग चलती है, हो सकता है उसमें 2 दिन निकल जाए, 3 दिन निकल जाए, यानी कि उसमें जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी यही होता है, कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और जल्दी से कोई भी डिसीजन जो भी सरकार हमारी काम करती है वह नहीं ले पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है elected leaders do not know the best interest of the people who leads to be नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजन। अब इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वह लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कब ध्यान रखते हैं, जब इलेक्शन होता है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्शन में जीत जाते हैं आप लोग को भूल जाते हैं कि उन्होंने किससे क्या प्रोमिसेस किए थे, उनको क्या पूरे करने क्या पूरे नहीं करने। फिर 4 साल तक वो आपको याद नहीं रखते हैं और फिर से इलेक्शन का समय आता है तब वो आपको याद करते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, बैड डिसीजन, यानी कि उनके जो डिसीजन होते हैं वो आप लोगों के लिए अच्छे भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा किस में होता है, ये कौन कह रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है वो ऐसा बता रहे हैं। इट लीड्स टू करप्शन, इट इज़ द बेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन कॉम्पिटिशन। एक ये सबसे बड़ी बुराई है कि जब भी अपने इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन या कह सकते हैं जब भी अपने चुनाव होते हैं उस समय करप्शन के जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और सारी पार्टीज कहा जाता है। अब रियलिटी में ऐसा है या नहीं है हम उसको क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि अब तो उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स भी किए हुए हैं। क्योंकि जब भी एजेंडा लिखा जाता है और जब भी वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, उनको शर्त बताया जाता है कि आप किसी प्रकार का करप्शन और ये नहीं करोगे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमी आई हो या कह सकते हैं कि और ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन सरकार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो। तो करप्शन किस बेस पर करते हैं, वोट के लिए, वो कि किन किन पर्सन से उनको वोट लेना और कैसे कैसे लेना है। इसलिए वो जितना भी बुरे काम कर सकते हैं और उस समय उन लोगों के लिए वो काम अच्छे होते हैं, लेकिन मोरालिटी के अकॉर्डिंग देखें तो वो काम अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेन एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, करप्शन। कॉमन पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर देम सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। उसके अलावा जैसे सिंपल सी बात है, कॉमन पीपल, जिन लोगों का सरकार तक कोई पहुंच नहीं होती है या जिनको ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वह अच्छा है भी या नहीं भी। और ऐसे में वो डिसाइड भी नहीं कर पाते कि हमको किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। तो जब लास्ट पॉइंट आता है कि हमको वोट देने जाना है, उस समय जिस पार्टी की तरफ से उनको फोर्स किया जाता है वो उसी पार्टी को वोट देके आ जाते हैं। इट इज़ क्लियर, अब इससे बात सिद्ध हो जाती है दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र सभी समस्याओं का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इट इज़ नॉट इरिडेक्टेड पॉवर्टी इन द आवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके अलावा डेमोक्रेसी के थ्रू ही हम इरिडेक्टेड का मतलब होता है हटाना, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। हमारे देश से और हमारे पूरे वर्ल्ड से डेमोक्रेसी के थ्रू हमने तो गरीबी हटा सकते हैं। It is a form of government which only ensures that people take their own decision. It does not guarantee their decision will be good. People can make mistakes. Involving a large number of people in the decision making process leads to delay decision making. It is also true that leadership often change in democracy. Sometimes
दिस सेटबैक क्रूशियल डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशिएंसी। ये बात पहले भी आ गई है, अपने इसमें यही दे रखा है कि यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत लोगों से कंसल्टेड होकर लास्ट में वो डिसीजन बनता है। और ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ऐसे कानून भी बन जाते हैं कि जो नहीं बनने चाहिए, तो लेकिन इसमें अपने को ये फैसिलिटी मिलती है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको फिर से सरकार के सामने रख सकते हैं और उन कानून में चेंजेस करवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, समटाइम्स दिस कैन सेट बैक क्रूशियल डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट इफिशिएंसी। गवर्नमेंट की जो इफिशिएंसी है उसमें बहुत कोई ऐसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको प्रभावित करती, इफिशिएंसी यानी कि सरकार की जो नीतियां है उसको प्रभावित करती हैं। These arguments imply that democracy might not be an ideal form of government. However, this is not a question we face in a real life. The real question we face is different. Is democracy better than others form of government? Are there for us choose form? अब यहाँ पर भी क्या दे रखा है, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। रियल क्वेश्चन जो हम फेस करते हैं हर बार वो कहते हैं समय समय के लिए वो चीज़ अलग अलग हो जाती है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आर देयर फॉर द चूज फॉर्म। लेकिन कुल मिला के लास्ट पॉइंट अपन यही कह सकते हैं कि सबसे अच्छी जो सरकार होती है वो कौन सी होती, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट दे रखा है, अब हमने ऊपर तो क्या पॉइंट्स पढ़े थे, इसके नेगेटिविटी के पॉइंट्स पढ़े थे कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों नहीं है, उसमें क्या क्या बुराइयाँ। लेकिन लास्ट उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सबसे अच्छी जो सरकार है वो कौन सी सरकार है, डेमोक्रेसी ही है। अब डेमोक्रेसी क्यों है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दे रखे, क्या क्या तर्क दे रखे। During 1961, the famine that took place in China was the worst recorded famine in world history. क्या दे रखा है, 1950-1961 में चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा, पूरे इतिहास में इतना बड़ा फेमाइन का मीन्स होता है सूखा पड़ना, अकाल पड़ना, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। अबाउट 3 करोड़ पीपल डेड इन दिस फेमाइन, यानी कि 3 करोड़ लोग उस फेमाइन में मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। उस समय भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी चाइना से। इवन देन इंडिया नेवर एक्सपीरियंस्ड अ फेमाइन ऑफ सच मैग्नीट्यूड एज चाइना डिड। लेकिन जो चाइना के रिजल्ट रहे थे उसके बारे में भारत उस समय इतना एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उतना समझ सके, कर सके कि ऐसा किस किस कारण से हुआ है। Economics think that this famine was caused due to different government policies into 2 countries. अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स इसका मीन्स होता है जो अर्थशास्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, हमको बताते हैं कि हमारे देश में पूरे साल भर का जो डेटा निकाला जाता है, कहाँ पर वो आप लोग देखते हो न्यूज़पेपर में सेंसेक्स अप डाउन होते हैं, किस कारण से हुए, किस कारण से नहीं हुए। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्य कारण क्या बताया, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने सूखा पड़ने का मुख्य कारण जो बताया, डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की जो नीतियाँ है उनके कारण से ही इतना बड़ा सूखा पड़ा था और उसकी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई थी। इसके आगे इसी से रिलेटेड जो मैटर दे रखा है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इसका बाकी है तो हम उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।